कानून पर विचार, हाँ बस यही लिखना है, रूल ऑफ लॉ। इसमें दो प्रश्न आते हैं। एक तो आता है जो भी पढ़ रहे थे, विधि इच्छा से मुक्त विवेक है अरस्तु। एक जटिल भी लिखता है, तृष्णा से मुक्त करके भी लिखता है वही, तृष्णा और इच्छा एक ही बात। और एक प्रश्न आता है कि सबसे बुद्धिमान शासक का ज्ञान भी कानून से अच्छा नहीं हो सकता, कानून से अच्छा नहीं हो सकता, व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर है। कुछ भी याद लिखना यही है। विधि इच्छा से मुक्त विवेक है, सबसे बुद्धिमान शासक का ज्ञान भी कानून से अच्छा नहीं हो सकता। तो कानून पर विचार, रूल ऑफ लॉ। तो इसमें जो है पहले भूमिका, मतवर्थ, और फिर जो है अरस्तु क्या तर्क देता है, क्या उसका विचार है, और फिर इसके बाद जो है इसका मूल्यांकन। ये भी 150 सब में आया होगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि 5-5 पेज पढ़ने लगेंगे तब तो फिर 10 दिन लग जाएगा अरस्तु में। अब आता भी तो नहीं है, पढ़ाने को तो 5 पेज पढ़ा देने की क्या फायदा है, उतना बड़ा लिखना भी तो नहीं है, तो क्या मतलब है। जब 200 mg की दवाई से तबीयत ठीक हो रहा है तो जबरदस्ती के 800 mg की दवाई क्यों खा रहे हैं। ज्यादा दवाई भी नुकसान करता है। जैसे कितने लोगों को थोड़ा सा दर्द होता है तुरंत दर्द की दवा खा लेते हैं, किडनी खराब हो जाएगा, डॉक्टर से पूछिए, बोले ज्यादा नहीं, ज्यादा सर में दर्द होता है तब दवाई खा लीजिए। हमेशा कुछ लोगों को दवाई फांकने का इच्छा ही होता है, ठीक हो जाएगा, पानी नहीं पीजिए ठीक हो जाएगा सर में दर्द, ऐसा कौन सा आफत है। अब समझिए कानून का शासन। तो कानून के शासन का मतलब यह है कि जो प्लेटो है, प्लेटो से जो है अरस्तु प्रभावित है। अब प्लेटो से अरस्तु प्रभावित है तो पॉलिटिक्स में जो है उसने ये कहा जो कानून शब्द है उसके लिए नोमास शब्द का प्रयोग करता है। अभी लिखवाता हूं, सुनते रहिए। नोमास ये जो लैटिन भाषा का शब्द है, और नोमास का मतलब होता है कार्यों को निश्चित करना, वस्तु के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करना। कार्यों को निश्चित करने का मतलब वस्तु के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करना, तो कहता है अरस्तु कि दी पॉलिटिक्स का जो 5वां अध्याय है, उस 5वें अध्याय में उसने जो है विधि के शासन पर बल दिया। हमने आपसे बताया प्लेटो से प्रभावित है। दी लाज में प्लेटो ने जो है कानून के शासन की बात किया, लेकिन प्लेटो बहुत बुरा हो गया था। अब 65-70 साल में वो किताब लिख रहा था, ठीक से समझा तो पाया नहीं, लेकिन अरस्तु समझ गया कि वो जो नोमास लिख रहा है वो क्या चीज लिखना चाहता था। अब जानते हैं कि 65-70 साल में जब प्लेटो लिख रहा है दी लाज और स्टेट्समैन, तो लिखने को तो सब लिख दिया, लेकिन वो ये नहीं समझा पाया कि आखिर ये है क्या, क्योंकि उतना उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। तो उसने जो नोमास शब्द को लिखा उसी से अरस्तु प्रभावित हो गया, और उसने कहा कि ऐसा है कि भाई जैसे शासक और शासित के मध्य जो है जो संबंध है वो कानून से निर्धारित होता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था सुचारू पूर्वक चलती है, ऐसी व्यवस्था को जो है कानून का शासन कहा जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है मान लीजिए कुछ वैयक्तिक चीजें होती हैं, कुछ अवैयक्तिक चीजें होती हैं। वैयक्तिक चीजों का मतलब व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकता के लिए कानून बनाया जाना। भाई व्यक्तिगत जो चीजें होती है उसके लिए भी तो कानून बनता है कि व्यक्ति व्यक्ति का संबंध कैसे चलेगा। मानिए किसी ने किसी को धोखा दे दिया तो उस पर भी तो कानून जो है वो देखा जाए तो कुछ दबाव बनाएगा। और कुछ अवैयक्तिक चीजें होती हैं कि जो परंपरा है, प्रथा है, जो अच्छी बातें हैं, उसके संदर्भ उन संदर्भों को भी हम लोग कानून में शामिल करते हैं, क्योंकि अच्छी परंपराएं हैं वो हमारे सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है,
तो भी उसको भी रक्षा करने में कानून हमारी मदद करता है। तो कानून एक प्रकार से देखा जाए तो चीजों को निश्चित करने का प्रयास करता है, जो अरस्तु कहता है। वैसे तो बाद में डायसी समझाता है, लेकिन अरस्तु ने केवल इतने समझाने का प्रयास किया कि कानून जो है उसमें कुछ वैयक्तिक स्रोत भी हो सकता है, कुछ अवैयक्तिक स्रोत भी हो सकता है, और कानून एक प्रकार से कार्य को निश्चित करता है, शासक और शासित के संबंधों को जो है निर्धारित करता है, राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको उसने कानून का शासन कहा। अर्थ लिखिए, चल अरस्तु ने प्लेटो के दी लाज से प्रभावित होकर कानून पर विचार दिया और न्याय युक्त राज्य की स्थापना का पक्ष लिया। न्याय युक्त राज्य की स्थापना का पक्ष लिया। न्याय युक्त राज्य की स्थापना का पक्ष लिया। अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स के पांचवें अध्याय में विधि के शासन पर विचार दिया और कानून शब्द की जगह नोमास शब्द का प्रयोग किया। इसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है। और इसका स्रोत वैयक्तिक ब्रैकेट में व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए, ब्रैकेट बंद, तथा अवैयक्तिक ब्रैकेट में परंपरा एवं प्रथा को बनाए रखना, ब्रैकेट बंद। वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक दोनों है। बनाए रखना, ब्रैकेट बंद। वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक दोनों है। और कानून का निर्माण शासक और शासित के मध्य, संबंधों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। संबंधों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जिससे राजनीतिक व्यवस्था सुचारुपूर्वक चल सके। ठीक है, अब लिखिए कानून के शासन पर क्यों बल देता है, मतलब कि तर्क, अरस्तु का तर्क, अरस्तु के तर्क का मतलब कि कानून के शासन की बात क्यों करता है, कुछ तो सोच के बोला होगा। अब देखिए, पहला चीज ये कहता है कि विधि और कानून में जो है परंपरा भी है, प्रथा भी है, इतिहास की अच्छी बातें भी हैं, ये सब बातें होती हैं। भाई हम कहते हैं कि कानून में जो है समाज का श्रेष्ठ अनुभव संचित होता है। भाई प्राचीन काल से देखिए, हम कहते हैं प्राचीन काल से हमारे यहाँ शादी विवाह हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि शादी विवाह कोई नया चीज शुरू हुआ है।
प्राचीन काल से भी, मान लीजिए सीता जी किस जाति की थी? सीता जी किस जाति की थी? किसी को पता है? नहीं पता है। हम कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों के यहाँ जो शादी विवाह की परंपरा प्राचीन काल में था, उसमें भी जाति और धर्म और इन सब चीजों का, क्षेत्र का कोई विशेष महत्व नहीं था। स्त्री पुरुष का विवाह हुआ करता था। तो जब मान लीजिए कानून बनना शुरू हुआ तो यही तो बात हम लोगों ने लिख दिया कि दो बालिग व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आपस में शादी विवाह कर सकते हैं। तो आखिर जो अच्छाई था, यह अच्छाई तो था। सीता जी का जाति धर्म क्या था? सीता जी तो नेपाल से आई थी, हैं? नेपाल से आई थी ना। तो ऐसा तो नहीं कि सीता जी जो है कोई भारत की रहने वाली थी, सीता जी तो नेपाल से आई थी। अब नेपाल से आई थी तो ऐसी दिशा में हम लोग को जाति धर्म का क्या पता? वो तो सीता जी का जो गांव है उसको मैं देख रहा था रिसर्च में, उसमें कहा गया कि सीता जी जो है वह देखा जाए तो कुछ ऐसे था उसमें कहानी। अब सही है कि गलत है जो भी, तो मान लीजिए तो गोद ली थी तो वो किसकी? हाँ, कुछ पता ही नहीं। तो बताइए कि जब हम लोग क्या संसद में कानून बन रहा था, इसी बात को अम्बेडकर साहब ने उठाया। ये बताइए, राम जी को तो सब लोग मानते हैं, सब लोग क्या करें, इसमें कोई संदेह है? तो राम जी ने सीता जी से विवाह किया तो किससे किया? सीता जी का कौन सा गोत्र था, कौन सा जाति था, कौन सा धर्म था, हमको बता दीजिए। तो लोगों ने कहा कि भाई अब उसका हवाला मत दीजिए। क्यों नहीं हवाला दें? तो जब रामचंद्र जी सीता जी से विवाह कर सकते हैं तो कोई व्यक्ति किसी से विवाह कर सकता है? कौन सा आफत आ गया? चलिए हटाइए, लिखिए। तुरंत लिख दिया गया विशेष विवाह में कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी जो है व्यक्ति से विवाह शादी कर सकता है, कोई समस्या की बात नहीं थी। बताइए, ये सब जो समाज में श्रेष्ठ अनुभव है उसी को तो हम कानून में लिखते हैं। समाज के सामूहिक विवेक की ही तो देन होती है। सामान्य विवेक क्या कहता है? यार छोड़िए, किसी से विवाह शादी कोई करे, खुश रहिए, जाइए। तो व्यक्ति अपने बताइए, तो हम कहते हैं कि समाज की अच्छी परंपराओं का संरक्षण कानून के शासन से ही तो हो सकता है, इसलिए कानून के शासन को मानिए। नंबर 1, विधि आबलिक कानून में परंपरा प्रथा, विधि आबलिक कानून में परंपरा प्रथा एवं इतिहास की अच्छी बातें समाहित होती हैं। परंपरा प्रथा एवं इतिहास की अच्छी बातें समाहित होती हैं। परंपरा प्रथा और इतिहास की अच्छी बातें समाहित होती हैं। इसके अंतर्गत समाज का श्रेष्ठ अनुभव संचित होता है। समाज का श्रेष्ठ अनुभव संचित होता है। समाज के सामूहिक विवेक की देन है। समाज के सामूहिक विवेक की देन होती है। समाज के सामूहिक विवेक की देन होती है। इस तरह कानून अच्छी परंपराओं आबलिक संस्कृतियों का संरक्षण करता है। अच्छी परंपराओं आबलिक संस्कृतियों का संरक्षण करता है। दूसरा तरफ देखिए, ये बताइए, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अचानक कानून में परिवर्तन नहीं कर सकता। भाई जैसे बताया कि कानून जो है अच्छी जो परंपरा है उसका संरक्षण करता है। संरक्षण करना, प्रिजर्व करना। और दूसरा तरफ देखिए, अरस्तु कहता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप बार बार इसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकता। एक तो ये कानून बन गया, किसी का मर्जी करता है कि लाओ बदल देता हूं, काम बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे ना। कितना किताब में लिखेंगे, कितने किताब को फाड़ेंगे? तो बताइए,
आप अपनी इच्छा से बदल भी तो नहीं सकते। तो अरस्तु इसीलिए तो कहता है कि कानून इच्छा, अरस्तु कहता है कि जो कानून है, कानून जो है वह तृष्णा, इच्छा, ऐसी को बोलते हैं ऐषणा, ऐषणा से मुक्त विधि है। ये भी आया होगा क्वेश्चन, ये ऐषणा से मुक्त विधि है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी इच्छा से फेरबदल नहीं करते। अपनी इच्छा से फेरबदल करते तो लालू जी जेल जाते हैं, एक लाइन निकाल के वहीं लिख देते कि जो सांसद है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है, खत्म करिए। मुख्यमंत्री होकर जेल जाना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो चाह कर भी कुछ कानून में फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि कानून तो सब पर लागू होगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको चाह कर भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छा अब्लिक स्वार्थ के अनुरूप, अपनी इच्छा अब्लिक स्वार्थ के अनुरूप कानून में बार बार परिवर्तन नहीं कर सकता। कानून में बार बार परिवर्तन नहीं कर सकता। कानून में बार बार परिवर्तन नहीं कर सकता। जिससे व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है, जिससे व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। जिससे व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। इसी कारण कहता है कि कानून, इसी कारण कहता है कि कानून तृष्णा, इसी कारण कहता है कि कानून तृष्णा अब्लिक इच्छा, तृष्णा अब्लिक इच्छा अब्लिक ऐषणा से मुक्त विधि है। तीसरा बात समझिए, कानून के पक्ष में अरस्तु ये मानता है कि कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है, इस पर भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब पर समान रूप से लागू होगा, भावना से कोई प्रभाव नहीं है। और राज्य में सर्वोच्च शक्ति का स्थान जो है व्यक्ति न होकर कानून बन जाता है। और अभी मैं बताया कि कानून निश्चित होता है कि भाई कोई किसी का कत्ल करेगा तो उसको सजा मिलेगा, यह निश्चित है। गलती से गोली चल गया, कौन सजा मिल जाएगा, मिलेगा तो जरूर ना। जानते हैं गुस्सा आ गया इसलिए चाकू मार दिया, इतना आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं होता। मान लीजिए किसी ने कह दिया गुस्सा आ गया इसलिए चाकू मार दिया, ये खत्म हो गए, खत्म हो गए तो जाइए 10 साल जेल में रहिए, कुछ गुस्सा शांत होगा आपका। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि निश्चित है ना, तो आम जनता का जो है इस पर विश्वास बना रहता है। तो ऐसी व्यवस्था जिस पर आम जनता का विश्वास बना रहे, तभी तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बढ़ेगा, राजनीतिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। नंबर 3, अरस्तु मानता है कि कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है, इस पर भावनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। और राज्य में सर्वोच्च शक्ति का स्थान व्यक्ति न होकर, राज्य में सर्वोच्च शक्ति का स्थान व्यक्ति न होकर कानून बन जाता है, जो निश्चित रहता है, जिससे आम जनता का विश्वास बना रहता है और राजनीतिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है। हम कहते हैं कि उसको बदलने के लिए एक व्यक्ति की नहीं अनेक व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी ना। हम कहते हैं कि अनेक व्यक्ति आसानी से भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते, अनेक व्यक्ति आसानी से पथभ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही लोगों का जब बनता है, रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट बनता है तो कमीशन में जो है सबके सिग्नेचर की आवश्यकता होती है।
जितने मेंबर हैं, जितने अध्यक्ष हैं, सबका सिग्नेचर होगा तभी रिजल्ट निकलेगा। यदि किसी को पता है कि खूब धांधली किया गया है तो एक व्यक्ति तो ईमानदार होगा, दो तो ईमानदार होगा कम से कम। हाँ, ये कि सभी बिक गए हैं तब तो फिर बात दूसरी है। परस्तु कहता है कि उसकी संभावना कम होती है, क्योंकि समाज में जो है दो चार तो ईमानदार निकल ही जाएंगे। तो दो चार निकल जाएंगे तो कानून का शासन देखा जाए तो ये ठीक है। और चूंकि उस दिन बताया था कि अरस्तु जो है वह देखा जाए तो पोलिटी को मानता है। भाई जैसे ये बताया था ना, इसी में जोड़ देता हूं। ये अरस्तु मानता है पोलिटी का शासन सबसे अच्छा है। तो पोलिटी का शासन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें एरिस्टोक्रेसी होगा और डेमोक्रेसी होगा। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, योग्यता पर आधारित, गुणवत्ता और कार्यकुशलता होगी, विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी को मानता है जिसमें लोकतंत्र, जनता की व्यवस्था, सहमति, वैधता। तो ये जो सहमति और वैधता है यही तो रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन। कि आम जनता की सहमति के आधार पर जो है, योग्यता पर आधारित जो लोग हैं वो लोग शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो अरस्तु कहता है कि जो मिश्रित संविधान है, पोलिटी का मतलब क्या, मिश्रित संविधान, इसी को तो मिश्रित संविधान कहता है। कि जो पोलिटी का शासन, जो मिश्रित संविधान का शासन है, वो सबसे व्यवहारिक शासन है, क्योंकि जनता के सहमति के आधार पर योग्य व्यक्ति शासन करते हैं। और ऐसी दिशा में जो है वह, इसका मतलब कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के आधार पर जो है योग्य व्यक्ति शासन करेगा। तो इसके कारण जो है वह देखा जाए तो शासन प्रशासन में जो है मध्यम वर्ग की भूमिका या मान लीजिए आम जनता का भी दबाव बना रहता है। और इस तरह से कहा जाए तो यह जो योग्यता पर आधारित शासन है, इसने जो है गुण को बढ़ावा दिया और आम जनता का समर्थन है लोकतंत्र में, जनता की व्यवस्था है तो संख्या पर। तो अरस्तु जो है यही तो कहना है कि संख्या और उद्देश्य, गुण, इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो रूल ऑफ लॉ ही तो बनेगा। पर अरस्तु ने रूल ऑफ लॉ को विशेष महत्व दिया क्योंकि इसी से मिश्रित व्यवस्था सुचारू पूर्वक चल सकती है, इसी से पॉलिटी को हम लोग लागू कर सकते हैं। अन्यथा जो है स्वाभाविक शासन नहीं आ पाएगा। कितना हुआ? एक और लिखिए। अरस्तु मिश्रित संविधान ब्रैकेट में पॉलिटी, मिश्रित संविधान ब्रैकेट में पॉलिटी को व्यवहारिक शासन मानता है, पॉलिटी को व्यवहारिक शासन मानता है जिसमें जनता की सहमति के आधार पर, जिसमें जनता की सहमति के आधार पर, जिसमें जनता की सहमति के आधार पर योग्य व्यक्तियों के शासन को महत्व देता है, जनता की सहमति के आधार पर योग्य व्यक्तियों के शासन को महत्व देता है। और जनता की सहमति रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही हो सकती है। जनता की सहमति रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही हो सकती है। अब इसका एक मूल्यांकन लिख दीजिए, अलग से समस्या लिखने की जरूरत नहीं। 7 नोट 7 का क्या मतलब, यही समझाना है। जो तर्क में लिखवाया हूं 3-4 वही मेन है, क्योंकि उसी से वो लिखना है। मूल्यांकन तो चलो ऐसे लिख दीजिए कि अरस्तु के कानून संबंधी विचार की आलोचना, अरस्तु के कानून संबंधी विचार की आलोचना, अरस्तु के कानून संबंधी विचार की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि, इस आधार पर की जाती है कि कानून बनाने में समाज के सभी व्यक्तियों की भूमिका नहीं होती। ब्रैकेट में अरस्तु सबको नागरिक नहीं मानता। और साथ ही अरस्तु ने कानून बनाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख नहीं किया, कानून बनाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख नहीं किया। फिर भी अरस्तु मानता है कि कानून परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। आधुनिक काल में डायसी ने
कानून के शासन की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की है और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में कानून के शासन को ही स्वीकार किया जाता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में कानून के शासन को ही स्वीकार किया जाता है।